नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दी गई आकृति में गिवन डायग्राम में स्पर्श रेखा यानी कि टैंजेंट क्यू आर पर ऑन क्यू आर पी आर तथा एस टी लंब है यानी परपेंडिकुलर है। पी क्यू वृत्त के केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट ओ से गुजरती पास होती है, जिसका व्यास यानी कि डायामीटर 10 सेंटीमीटर है। यदि इफ पी आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है तो एस टी बराबर क्या होगा? एस टी का लेंथ क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.50 सेंटीमीटर यानी कि आगे दूसरा ये लास्ट में 2 सेंटीमीटर। देखो सबले यहाँ पर ये डायग्राम में क्वेश्चन में है दिया है, ये चित्र हमें ये क्वेश्चन के साथ ही देता। अब इससे ही हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबले यहाँ पर दिया है, देखो स्पर्श रेखा क्यूआर पर, स्पर्श रेखा क्यूआर पर मतलब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्यू आर यानी कि आर क्यू, देखो ये क्यू आर यानी कि आर क्यू आर यानी आर क्यू। देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट मतलब देखो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर स्पर्श कर, देखो एम बिंदु पर स्पर्श कर रही, टच कर रहे। फिर से ये आर क्यू देखो ये एम बिंदु पर छू रही है, टच कर रही है, मतलब ये एम है तो ये एम यहाँ पर हियर, एम यहाँ पर हियर, स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अभी दूसरी बात देखो हमें देखो यहाँ पर देखो ये ओ, ये सर्कल का केंद्र है, ये जो ओ है तो ओ ये वृत्त का सेंटर है, केंद्र है, मतलब यहाँ पर ये ओपी भी त्रिज्या होगा, ओएस भी त्रिज्या है, ओएम भी त्रिज्या। फिर से यहाँ पर ओपी भी त्रिज्या होगा, ओएस भी त्रिज्या है, ओएम भी त्रिज्या होगा, रेडियस होगा। अब यहाँ पर साफ साफ दिया है कि व्यास यानी कि डायमीटर 10 है, मतलब त्रिज्या इसका आधा, मतलब 10 का आधा 5 होगा, हाफ 5 होगा, मतलब ये पीओ भी 5 होगा, ये ओएस भी 5 होगा एंड ये ओएम भी 5 होगा, पीओ भी 5, ओएस भी 5 एंड ओएम भी 5 होगा। रेडियस ये सभी 5 ही होगा, 5 होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये जो त्रिज्या होता है वह स्पर्शक के साथ यानी टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाता है, 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 इसलिए यहाँ पर 90 का एंगल दिया है, 90 का एंगल दिया है। दूसरा यहाँ पर साफ साफ दिया है कि पी आर तथा एस टी, पी आर तथा एस टी, पी आर तथा एस टी देखो ये क्यू आर पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ये क्यू आर पर लंब है, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, ऐसा दिया है। और आगे दूसरा ये पी आर का लेंथ 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, तो हमें ये एस टी इसका लेंथ निकालना है, ये एस टी का लेंथ हमें आउट करना है, निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट दिस? देखो यहाँ पर पहली बात देखो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हम ये त्रिभुज को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, समरूप
प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, समरूप प्रूव करेंगे। किसे देखो ट्राइंगल बड़ा वाला मतलब ट्राइंगल पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू एंड त्रिभुज ओ एम क्यू को हम समरूप प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। किसे देखो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है कौन सा पी आर क्यू एंड दूसरा ट्राइंगल ओ एम क्यू, ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पर समरूप है, सिमिलर है, मतलब दिखने में एक जैसा है परंतु इसका साइज अलग अलग है। दिखने में एक जैसा है पर इसका साइज अलग अलग है। तो अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। देखो इसमें देखो ये ट्रिपल ए के नियम के अकॉर्डिंग, ट्रिपल ए के नियम के अकॉर्डिंग मतलब एंगल यानी कोण के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर होगा। इसको हम अब देखते हैं। नाउ देखते तो देखो यहाँ पर पहली बार फर्स्ट बार देखो ये बड़े त्रिभुज में ये क्यू एंगल है, देखो ये क्यू एंगल है और ये छोटे त्रिभुज मतलब ओ एम क्यू में भी ये क्यू एंगल है, इसमें भी क्यू एंगल में दोनों में सेम हो गया मतलब क्यू के कोरस्पॉन्ड क्यू। आगे इस बड़े ट्रायंगल में ये आर एंगल है जो 90 का है और इस छोटे में ये एम एंगल है जो 90 का है, मतलब आर के कोरस्पॉन्ड एम है जो 90 मतलब बराबर है। अब हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। इसलिए कोई यहाँ पर ये जो P एंगल होगा उतना ये O एंगल होगा। इसी पर जितना P एंगल होगा उतना ये O एंगल होगा, मतलब इसमें P और इसमें ये O आएगा, मतलब P के कोरस्पॉन्ड यहाँ पर O आएगा, P के संगत O आएगा, मतलब ये इक्वल होगा, बराबर होगा। इन शॉर्ट यहाँ पर Q के संगत Q, R के संगत M, P के संगत O है, यानी ये कोण बराबर होगा, QQ बराबर RM बराबर M, PMO भी बराबर होगा। तो यहाँ पर संगतता ये बनती है, संगतता ये बनती है। यहाँ पर देखो ये ट्रिपल ए के नियम के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। मतलब देखो पहला ए मतलब Q के संगत Q बराबर होना चाहिए, बराबर ये दोनों में कॉमन ये बराबर है। दूसरा एंगल, दूसरा ए का मतलब सेकंड एंगल R के कोरस्पॉन्ड यहाँ पर M है तो ये बराबर है, R और M 90 है यानी बराबर है। और लास्ट में फिर से एंगल तो ये P बराबर होगा, मतलब इस नियम के हिसाब से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, मतलब दिखने में एक जैसा है पर इसका साइज अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो साइड्स का रेशियो बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होते हैं। ध्यान देखो यहाँ पर ये क्यू आर अनुपात क्यू एम इक्वल बराबर आर पी डिवाइड एमओ इक्वल बराबर क्यू पी डिवाइड ये क्यू ओ होगा। फिर से तो यहाँ पर ये क्यू आर डिवाइड क्यू एम इक्वल बराबर ये आर पी डिवाइड एमओ बराबर ये क्यू पी डिवाइड क्यू ओ होगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर इक्वल होता है, बराबर इक्वल होता है। तो आगे देखो यहाँ पर देखो हमें पता क्या है। देखो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो नहीं पता है, ये वाला भाग हमें पता नहीं, मतलब देखो ये इसमें ये देखो यहाँ पर आरपी, तो आरपी देखो आरपी पता है, मतलब ये पता है हमें, ये वाला पोर्शन का वैल्यू हमें पता है।
क्यू आर, देखो क्यू आर मतलब ये वाला पोर्शन हमें पता नहीं, मतलब ये दोनों का यूज हमें करना है। यहाँ देखो आर पी देखो 9 दिया है। आगे डी वाई एम ओ ये 5 है, इक्वल बराबर क्यू पी, देखो क्यू पी ये पूरा लेंथ क्यू पी कितना होगा, देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो पहली बात ये एस क्यू को यानी क्यू एस को देखो ये 5 है, ये 5 है, ये और ये एस है, ये 5 है और ये एस है, देखो ये 5 और ये एस है, देखो ये कैपिटल एस, ये फास्ट नहीं है, ये एस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम ये एस क्यू को यानी क्यू एस को हम एक्स मान लेते हैं, इसका लेंथ का नाम हम एक्स देते हैं, ये स्मॉल एक्स दे देते हैं। यहाँ पर देखो ये क्यू पी कितना होते 5 10 प्लस एक्स होगा, 10 प्लस एक्स होगा। फिर से ये क्यू पी, देखो क्यू पी मतलब क्यू से लेकर पी तक की दूरी, पी से लेकर क्यू तक की दूरी डिस्टेंस, ये 5 और 5 10 हो गया और वो ये एक्स भी जोड़ना है, तो ये 10 प्लस एक्स होगा और बट्टा में नीचे में क्यू देखिए 5 प्लस एक्स होगा, 5 प्लस एक्स होगा। आगे देखो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये 9 पंचे 45 प्लस ये 9x होगा और इधर 10 पंचे 50 प्लस ये 5x होगा। तो आगे ध्यान पर देखो यहाँ पर ये 5x इधर आएगा तो ये 9x माइनस 5x 4x होगा और इक्वल बार इधर 50 है और इधर 45 आएगा तो माइनस 45 होगा। यानी यहाँ पर हमें 5 मिलेगा, यानी x बराबर 5/4 होगा, x बराबर 5/4 5/4। देखो ये x बराबर 5/4 होता है, x इक्वल टू 5/4 5/4 होता है। देखो हम फिर से अगेन देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, समरूप बता। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी अल्सो सिमिलर है यानी समरूप है, मतलब त्रिभुज क्यू ओ एम एंड ये त्रिभुज एस टी क्यू अल्सो सिमिलर है यानी समरूप है। फिर से यहाँ देखो ये ओ एम क्यू एंड अल्सो, मतलब देखो ये ओ एम क्यू यानी ये एस टी क्यू, ओ एम क्यू एंड एस टी क्यू अल्सो यहाँ पर सिमिलर है, समरूप है। कैसे देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये ओ एम क्यू में ये क्यू एंगल तो इस छोटे में भी ये क्यू एंगल लगेगा, क्यू के संगत क्यू बराबर ये एक ही कोण है, बराबर ही है। आगे दूसरा बात, इसमें ये m 90 का है बराबर, तो इसमें t 90 का है, मतलब m के संगत t हो गया, m के कोरस्पोंडिंग है जो बराबर है यानी 90 का है। तो सीधी सी बात है तीसरा कोण भी बराबर ही, फिर देखो अल्सो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, थर्ड एंगल भी बराबर होगा, मतलब एंगल ओ एंड एंगल देखो ये एस बराबर होगा, ये एंगल ओ एंड एंगल एस बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180, इसलिए ये जितना उतना ही इसको भी होना पड़ेगा, यानी क्यू ओ के कॉरस्पॉन्ड एस है जो बराबर होगा, यानी यहाँ पर संगतता ये होगा, ये क्यू के संगत क्यू बराबर, एम के संगत टी बराबर और अल्सो लास्ट में ओ के संगत एस यानी बराबर है। तो यहाँ पर भी ट्रिपल ए नियम के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज यानी ओ एम क्यू एंड एस टी क्यू समरूप हो गया,
सिमिलर हो गया, मतलब दिखने में एक जैसे पर इसका साइज अलग अलग है। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे, तो इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दे। तो इसी के साथ साइड्स का रेशियो बराबर होगा, साइड्स का रेशियो बराबर होगा। मतलब यहाँ ये QM अनुपात QT बराबर MO अनुपात TS बराबर ये QO अनुपात ये QS होगा। फिर से ये QM अनुपात QT बराबर MO अनुपात TS बराबर QO अनुपात QS होगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अनुपात बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो अब हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू पता है? देखो यहाँ पर QM, देखो QM ये हमें पता नहीं, इसको ही उड़ाना, इसको हमने उड़ा दिया, मतलब ये दोनों पोर्शन का वैल्यू यहाँ पर निश्चित होगा। और देखो यहाँ पर हमें ये TS यानी ST निकाल, देखो यहाँ पर देखो हमें TS यानी ST निकालना है, ये साइड निकाले भाई TS यहाँ पर, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर ऊपर में MO है, तो MO ये 5 है, 5 ये बट्टा में TS हमें निकालना है, इक्वल बराबर QO, देखो QO, तो Q यहाँ पर 5 प्लस 5/4, देखो QO 5 प्लस 5/4 है। देखो x का वैल्यू हमने 5/4 निकाल दिया, तो ये 5 प्लस 5/4 है। आगे बट्टा में नीचे में QS, तो ये x मतलब ये 5/4 रहेगा, 5/4 आएगा। तो आगे धर को देखो यहाँ पर ऊपर में ये 5 है, बट्टा में TS है, इक्वल बार देखो यहाँ पर ये हमें ऐड करना है। देखो यहाँ पर कैसे होगा, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर यह, देखो यहाँ पर हमें ये एडिशन करना, ये एडिशन करना है, जोड़ना है। 5 प्लस 5/4, देखो यहाँ पर ये 5 चौके 20, 5 चौके, देखो 5 चौके 20, 20 और 5 25, यानी 25/4 होगा। फिर से ये 5 प्लस 5/5, देखो 5, देखो 5 प्लस 5/4, 5 प्लस 5/4, 5 प्लस 5/4, देखो ये 4 पंचे 20, 5 चौके 20 और ये 5 यानी 25/4, 25/4 होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमारे ऊपर का काम हो गया, इसका सॉल्यूशन ये निकला। अब आगे यहाँ पर हम देखो ये डिवाइड का कन्वर्टेशन गुणा में करते हैं, देन ये नीचे वाला संख्या पलट जाएगी, 5/4 4/5 हो जाएगा। देखो ये 5/4 4/5 मतलब डिवाइड 5/4 इंटू 4/5 होता है, डिवाइड 5/4 इंटू 4/5 में उलट जाता है, ये रिवर्स हो जाता है। तो आगे देखो यहाँ पर ये 4 से 4 उड़ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर ये 5 पंचे 25 होता है, 5 पंचे देखो 25 और ये 5 भी दोनों तरफ उड़ जाएगा। तो हमारा TS क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर हमारा TS, देखो TS इधर आएगा, TS इधर आएगा, TS इधर आएगा, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, तो इधर हमारे पास 1 बचेगा, 1 बचेगा। किससे देखो यहाँ पर क्या किया हमने, 4 गया, आगे 5 पंचे 25, यहाँ पर 5 मिला, और ये 5 भी दोनों तरफ गया। TS को हम इधर लाए, तो इधर क्या बचा हमारे पास, इधर कुछ ना बचा, मतलब 1 बचा। मतलब एक्चुअल में देखो यहाँ हम
5 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये 5 को 5 इंटू 1 ऐसे राइट कर सकते हैं। धन यहाँ पर 5 तो गया, एक तो बच्चा ही होगा, टीएस बराबर 1 होगा। अब यहाँ पर यूनिट यानी कि इकाई देखो, ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा। मतलब ये एसटी यानी टीएस का लेंथ यानी कि लंबाई 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, एक ट्रायंगल पीक्यूआर में, इन ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल क्यू 55 एवं एंगल आर 35 है। भुजा क्यूआर द्वारा बाय साइड क्यूआर त्रिभुज के परिधि में ट्रायंगल के परिधि में सर्कमसेंटर आगे अंत के इन सेंटर एवं लंब के ऑर्थो सेंटर पर बनाए गए में किए गए कोणों का एंगल्स का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा? 3 2 1 3 2 4 3 अनुपात 2 अनुपात 5 5 4:3:2 4:3:2। मतलब देखो, इसको बोलने का तरीका कई सारा है, इसको कई तरह से बोला जाता है। देखो, इसको 4:3:2 ऐसा भी बोला। इंग्लिश में 4, देखो इंग्लिश में 4:3:2 ऐसे भी बोला जाता है। आगे 4:3:2 ऐसे बोला जाता है, ऐसे भी बोला जाता है। 4:3:2 ऐसे भी बोला जा सकता है, या फिर 4:3:2 ऐसे भी बोला जाता है, और नॉर्मल 4:3:2 ऐसे भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑर्डर का महत्व देखो, यहाँ पर परिकेंद्र के लिए पहला लगेगा, अंत केंद्र के दूसरा लगेगा और लंब केंद्र के लिए तीसरा। यहाँ पर ऑर्डर का महत्व है, तो ये बात हमने कह दी। अब ये सॉल्व कैसे होगा? देखो, यहाँ पहली बात हमें ट्रायंगल पीक्यूआर लेना है। पर ट्रायंगल पीक्यूआर बनेगा कि देखो, यहाँ पर हमें 2 एंगल दिया है, एक 55 का दिया है, एक 35 का दिया है। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, देखो यहाँ 55 और 35, 55 और 35 90 होता है, 90 होता है। मतलब यहाँ पर 2 कोणों का योग 90 है, मतलब तीसरा कोण 90 का होगा। मतलब यहाँ पर देखो, ये P एंगल 90 का होगा। मतलब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात है, जिसमें देखो यहाँ पर P एंगल आएगा, P कोण आएगा, P कोण आएगा जो 90 का है, 90 का। अब देखो यहाँ पर बच्चा QMR, तो Q को हम यहाँ पर लेते हैं और R को हम यहाँ पर लेते। देखो यहाँ पर Q एंगल 55 का है, आगे R एंगल 35 का
ये 35 का, यानी यहाँ देखो 55 और 35 को हमने जोड़ा तो ये 90 होता है, मतलब ये 90 का होगा, तभी तो तीनों कोणों का 180 हो पाएगा, मतलब हो पाएगा होगा। पी एंगल 90 का, मतलब ये त्रिभुज एक्चुअल में समकोण है, यानी राइट एंगल्ड है। तो ये बात हमें पता चली। अब हमें देखना है पहले परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर, परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर। अब देखो यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि ये जो परिकेंद्र होता है मतलब समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर, परिकेंद्र सर्कम सेंटर देखो ये कर्ण के बीचों बीच में होता है, मतलब कर्ण का मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। ये जो परिकेंद्र होता है समकोण त्रिभुज में, तो ये कर्ण का मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, बीचों बीच में होता है। अब देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर सी है, कैपिटल सी है। अब हमें बताना है कि देखो ये साइड क्यू आर, देखो ये क्यू आर साइड ये सी के साथ कितने का एंगल बना देगी। ये क्यू आर भुजा इस सी के साथ मतलब परिकेंद्र के साथ कितने का एंगल बना देगी। देखो यहाँ पर स्पष्ट है ये क्यू आर साइड ये सी के साथ यानी परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर के साथ देखो ये पूरा एंगल यानी कि 180 का एंगल बना देगी, 180 का एंगल बनाएगी, 180 का एंगल बनाएगी। देखो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ये आपको सही से समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम सही से समझाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई। देखो यहाँ पर देखो मान लो सपोज ये परिकेंद्र थोड़ा इधर होता है, सपोज करना है। देखो ये मान लो ये जो परिकेंद्र सपोज इधर थोड़ा, तो यहाँ पर एंगल कौन सा बनता है। देखो एंगल यहाँ पर ये बनता है, देखो ये लाइन ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है। फिर से पहले सपोज ये परिकेंद्र यहाँ पर होता है, तो ये क्यूआर साइड देखो क्यूआर साइड कितने का एंगल बनाएगी ये सी के साथ, वो हमें निकल मतलब यहाँ पर हमें ये क्यू एंड सी को ज्वाइंट करना था, एंड सी एंड आर को ज्वाइंट करना था, यानी यहाँ पर ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, तो हमें ये एंगल निकालना था। पर यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट सर्कम सेंटर यहाँ पर ही है, मतलब ये लाइन इसमें लीन हो गया है, समा गया है, ये लाइन सीधा हो गया है, ये दोनों टुकड़ा सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया, मतलब ये इस पर आ गया है, लीन हो गया है, क्यूआर में लीन हो गया है, समा गया है, क्यूआर के साथ मैच हो गया, ओवरलैप हो गया है, ओवरलैप मतलब हम यहाँ पर पूरा एंगल ही बन जाएगा, पूरा एंगल ही बन जाएगा। देखो ये दोनों टुकड़ा सीधा इस पर आ गया, तो यहाँ पर पूरा एंगल 180 का ही बनता है, 180 का ही बनता है, तो ऐसा यहाँ पर समझना होता है। अब इसको आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, देखो यहाँ पर आपको अल्सो याद करके रखना है कि देखो परिकेंद्र पर जो एंगल बनता है, सर्कम सेंटर पर जो एंगल बनता है वह सामने वाले का दुगना होता है, ऑपोजिट का दुगना होता है, तो देखो यहाँ पर 90 का दुगना 180 होगा। फिर से बात, परिकेंद्र पर जो एंगल बनता है वो ऑपोजिट का मतलब पी का दुगना होगा, देन यहाँ 90 है, पी 90 का दुगना 180 होगा। तो इस तरह से आप सूत्र पर से भी समझ सकते। इन शॉर्ट यहाँ पर कोण 180 मिलेगा।
अब आगे दूसरा एंगल हमें निकालना है अंत केंद्र पर, इन सेंटर पर, अंत केंद्र पर इन सेंटर। तो पहले हमें निश्चित करना पड़ेगा कि अंत केंद्र कहां पर है, इन सेंटर कहां पर है। देखो यहां पर देखो, ये जो देखो देखो यहां पर अंत केंद्र यानी इन से देखो यहां कहीं पर आए, यहां कहीं पर आए। तो देखो हमें पता है कि अंत केंद्र पर से अंतर्वृत्त बनता है, अंतर्वृत्त बनता है जो तीनों साइड को टच करता है। अंत केंद्र पर से यानी इन सेंटर पर से देखो यहां पर अंतर्वृत्त बनता है, इन सर्कल बनता है जो तीनों भुजाओं को टच करता है, छूता है। मतलब हमने ऐसा सर्कल ड्रॉ किया तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सेंटर यहाँ पर बीच में, अगर यहाँ कहीं पर भी अप्रोक्सीमेटली आए, यहाँ कहीं पर अप्रोक्सीमेट अगर तो मान लिया ये हमारा अंत केंद्र है यानी इन सेंटर है। अब ये क्यूआर लाइन ये आई इन सेंटर आई अंत केंद्र के साथ कितना एंगल बनाएगी वो हमें निकालना है। ये क्यूआर साइड ये भुजा कर्ण ये आई के साथ यहाँ पर कितने का एंगल बनाएगी वो निकालना है। तो कैसे यहाँ देखो फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर also आपको फॉर्मूला याद करके रखना। मतलब अंत केंद्र पर बनने वाला एंगल 90 प्लस सामने वाले का आधा होता है, 90 प्लस सामने वाले का आधा। हम सामने वाला ये पी है मतलब 90 है, यहाँ पर 90 आएगा ऊपर में। फिर से बात अंत केंद्र पर बनने वाला एंगल यानी ये जो एंगल बन रहा है वो सामने वाले यानी पी का आधा होता है। मतलब 90 प्लस ये पी का आधा होता है, 90 जोड़ना है तो ये पी 90 है, मतलब ऊपर यहाँ पर 90 है, मतलब 90 का आधा लेना है। मतलब 90 में ये पी का आधा मतलब 90 का आधा जोड़ना है, ऐड करना है। तो आगे बराबर देखो यहाँ पर 90 का 90 प्लस का 90 का आधा 45 होता है इक्वल 90 और 45 90 135 होता है, 135 होता है। मतलब ये एंगल नहीं एंगल क्यू आई आर नहीं एंगल आर आई क्यू ये एंगल 135 का है, 135 का है, 135 का है, 135 का है। अब आगे हमें लास्ट में निकालना है, देखो लास्ट में हमें निकालना है लंब केंद्र पर बनने वाला कौन, लंब केंद्र पर बनने वाला एंगल मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला एंगल। तो भाई देखो हमें लंब केंद्र कहां पर आएगा वो निश्चित करना पड़ेगा। लंब केंद्र कहां पर आएगा वो डिसाइड करना। ध्यान देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में इन राइट एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर समकोण पर होता है, राइट एंगल पर 90 के कोण पर होता है। मतलब ये P बिंदु है, P वर्टेक्स है, P पॉइंट है। देखो यहाँ पर ये लंब केंद्र है यानी ऑर्थो सेंटर है, ये P ही यहाँ पर ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 का एंगल बनता है तो वो पॉइंट है, तो वो ही पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है यानी लंब केंद्र होता है। ये आपको याद करके करना। अब हमें निकालना है ये क्यूआर साइड ये यहाँ पर यानी कि लंब केंद्र के साथ यानी ऑर्थो सेंटर के साथ कितने का एंगल बना रहे, ये साइड यहाँ पर कितने का एंगल बनना है। स्पष्ट दिख रही है 90 का है, 90 का है, 90 का है, 90। देखो यहाँ पर लाइन भी ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही, लाइन जोड़ने की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है।
देखो जुड़ा हुआ है, ये देखो ये क्या है, जॉइंट है, जॉइंट है। देखो ये एंगल 90 का है, 90 का है। अब इसको हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, सूत्र से भी निकाल सकते। मतलब देखो यहाँ पर ईयर जो ऑर्थो सेंटर पर यानी लंब केंद्र पर जो एंगल बनता है वो 180 माइनस सामने वाला होता है, 180 माइनस ऑपोजिट होता है, 180 माइनस ऑपोजिट होता है सामने वाला। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो 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 यहाँ पर इसके सामने वाला एंगल हमें देखना है। देखो देखो यहाँ पर हमें देखो देखो ये क्यूआर लाइन है, ये क्यूआर लाइन है, ये क्यूआर लाइन है, और ये क्यूआर लाइन ये ऑर्थो सेंटर पर यानी कि ओ पर देखो ये एंगल बना रहे, ये एंगल बना रहे, ये एंगल बना रहे, क्योंकि हमें पता है ये एंगल बना रहे। तो अब यहाँ पर 180 माइनस इसके सामने वाला इधर का एंगल लेना होता है, इसके सामने इधर ऑपोजिट एंगल लेना होता है। पर हमें पता है कि इधर सामने कुछ भी नहीं है, इधर इसके सामने कुछ भी नहीं, इसके ऑपोजिट कुछ भी नहीं, मतलब इसके ऊपर सामने खुद हो जाएगा, ये खुद ही हो जाएगा, मतलब ये खुद 90 का ही हो जाएगा। सामने वाला एंगल ये खुद 90 का ही होगा, 90 का। यहाँ पर 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, 90 होता है, 90 होता है, जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ले लिया था। तो इस तरह से आप फॉर्मूला पर से भी निकाल सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें एंगल 180, 135 और 90 का मिलेगा। अब हमें निकलना ये तीनों का रेशियो यानी अनुपात, ये तीनों का हमें निकलना है रेशियो यानी अनुपात। मतलब हमें इसको छोटा करना है, स्मॉलेस्ट करना है, मतलब छोटे छोटे मान को रेशियो बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू को रेशियो में अनुपात बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये 180 को हम 45 गुणा 4 यही से लिख सकते हैं, ये 45 गुणा 4 ऐसे लिख, 45 डिग्री गुणा 60 लिख सकते हैं। आगे रेशियो का रेशियो ये 135 को हम 45 गुणा 3 ऐसे मतलब 45 अंश गुणा 3 ऐसे मतलब 45 या 135 होता है, 45 होता है 180 होता है, और लास्ट में ये देश 45 दूनी 90 होता है, मतलब 45 अंश गुणा 2 ऐसा हमने लिखा। इन 90 डिग्री को हमने 45 डिग्री इंटू 2 ऐसे लिखा। अब इसी के साथ ये 45 डिग्री तीनों में से हम हटा सकते हैं। देखो ये 45 डिग्री तीनों में कॉमन है, तो हम छोटा करना चाहेंगे इसलिए हम इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कॉमन को हम हटा सकते हैं, हटा देना होता है, रिमूव करना होता है। यहाँ पर हमें इधर ये 4 बचेगा अनुपात, इधर 3 बचेगा अनुपात, इधर 2 बचेगा, मतलब मीन्स दैट देखो परिकेंद्र यानी देखो हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं। परिकेंद्र अंतःकेंद्र तथा लंब केंद्र, परिकेंद्र देखो यहां से बोलते हैं, देखो भुजा यानी साइड क्यूआर द्वारा त्रिभुज के परिकेंद्र अंतःकेंद्र तथा लंब केंद्र पर बनाए गए कोणों का अनुपात यानी कि रेशियो, अनुपात यानी रेशियो 4:3:2 का होगा, क्रम में 4:3:2 का होगा, 4:3:2 का होगा, 4:3:2 का होगा, 4:3:2 का 4:3:2 का होगा, यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है।
विश किया है, विश किया है बस अपनी जन्नती में जगह दे सकती है। यस यस। अगला देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के परिवृत यानी सर्कम सर्कल तथा अंतर्वृत्त मतलब इन सर्कल के क्षेत्रफलों का योग यानी एडिशन ऑफ एरियाज 770 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो देन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट शुड बी, व्हाट वुड बी। 125 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग, 146 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग, 156 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग, 169 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इसकी तीनों भुजा बराबर है, इक्वल। तो इस हमने मान लिया, सपोज कर लिया ये लेंथ ए है, लंबाई ए है। अब आगे देखो यहाँ पर ये जो समबाहु त्रिभुज होता है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसमें यानी इसमें जो चारों केंद्र होते हैं और सेंटर्स होते हैं वो एक ही स्थान पर आते हैं, एक ही बिंदु पर आते हैं, एक ही पॉइंट पर आते हैं। मतलब यहाँ पर परिकेंद्र यानी कि सर्कम सर्कल सी होगा, तो यहाँ पर ये अल्सो अंत केंद्र यानी इन सेंटर होगा। फिर से एक बार, समबाहु त्रिभुज में एक ही जगह पर सब कुछ होता है, एक ही पॉइंट पर सभी केंद्र होता है। मतलब यहाँ पर सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र होगा, तो यहाँ पर ये इन सेंटर यानी कि अंत केंद्र होगा। अब आगे देखो, ये सर्कम सेंटर से सर्कम सर्कल बनता है, सर्कम सर्कल बनता है, यानी कि परिवृत्त बनता है, यानी आउटर सर्कल बनता है, यानी कि एक्सटर्नल सर्कल बनता है। ये चीजें हमने ऑल इन डिटेल में बता दिए, इसलिए आपको पार्ट वाइज देखना है। यानी देखो यहाँ पर ये अल्सो इन सेंटर है, यानी अंत यहाँ पर ये इन सेंटर से यानी अंत से अंतर्वृत्त बनता है, अंतर्वृत्त बनता है जो तीनों साइड को छूते हुए गुजरता है, तीनों साइड को छूते हुए टच करते हुए गुजरता है, पास होता है। और ये बड़ा सर्कल होता है वो तीनों वर्टेक्स में से गुजरता है, तीनों शीर्षों में से पास होता है। अब हमें निकालना, देखो ये रेडियस यानी त्रिज्या, देखो यहाँ पर ये जो देखो ये जो अंत केंद्र, देखो ये हमारा क्या है, छोटा सर्कल यहाँ पर अंतर्वृत्त है। इन सर्कल इसका रेडियस स्मॉल आर कहलाता है। जो अंदर में वृत्त है यानी इन सर्कल है, यानी कि अंत केंद्र इसका रेडियस स्मॉल आर कहलाता है। देखो ये दूरी स्मॉल आर का रेडियस होगा। ठीक इसी प्रकार ये बड़े वृत्त का यानी कि सर्कम सर्कल का यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या रेडियस कैपिटल आर होता है। ये रेडियस कैपिटल आर होगा। देखो शीर्ष से दूरी कैपिटल आर होगा, ये बड़े वृत्त का त्रिज्या होगा, रेडियस होगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना है, ऐसा डायग्राम बनेगा। अब हमें दिया है, देखो ये बड़े सर्कल का
और ये छोटे सर्कल का क्षेत्रफल और उसका योग दिया है हमने। हमें यहाँ पर ये बड़े सर्कल का क्षेत्रफल आगे ये छोटे सर्कल का क्षेत्रफल का योग दिया है, एडिशन। यानी यहाँ पर हमें क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, एरिया राइट करना। यानी यहाँ पर देखो क्षेत्रफल का, सर्कल के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला देखो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर से एक बार, फिर से एक बार, सर्कल का एरिया यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का मतलब ये बड़े सर्कल का त्रिज्या कैपिटल आर है और ये छोटे सर्कल का त्रिज्या स्मॉल आर है। मतलब ये पाई आर है, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, एरिया होगा, और ये छोटे सर्कल का एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया। मतलब यहाँ स्मॉल आर आएगा, इसका त्रिज्या स्मॉल आर है। आर मतलब त्रिज्या रेडियस, बड़े के लिए कैपिटल आर, छोटे के लिए स्मॉल आर है। तो इसका दोनों का योग एडिशन यहाँ पर 770 दिया है। आगे थर्ड पर देखो, यहाँ पर ये दोनों में से पाई कॉमन निकलेगा। देखो पाई कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन देखो पाई की वैल्यू समान ही आएगी, सीधी सी बात है। अब आगे यहाँ पर आपको याद करके रखना पड़ेगा, रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। मतलब समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कैपिटल आर का वैल्यू, मतलब ये बड़े वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस, ये बड़े वृत्त का त्रिज्या यानी रेडियस a बाय रूट 3 होता है, a बाय रूट 3, जहां पर a इक्वल साइड है और यहाँ पर वर्ग है, तो ये पूरे को भी वर्ग लगेगा। प्लस देखो पाई बाहर है, पाई बाहर हो गया, तो यहाँ पर आर, तो यहाँ पर स्मॉल आर a बाय 2 रूट 3 होता है। फिर से एक बार, ये स्मॉल आर बराबर a बाय 2 रूट 3 होता है। मतलब ये छोटा, मतलब देखो ये स्पेशल समबाहु त्रिभुज के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, दूसरे में नहीं लगेगा। तो समबाहु त्रिभुज में ये छोटे आर का वैल्यू यानी ये स्मॉल सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या a बाय 2 रूट 3 होता है, जहां पर a क्या है, इक्वल साइड में समान भुजा, या वर्ग है तो इस पूरे को स्क्वायर लगेगा, लगेगा इक्वल ये 770, ये आगे था वर्ग, ये पाई का पाई। अरे देखो यहाँ पर ये दोनों में समान है तो ये बाहर निकलेगा, अल्सो वर्ग है तो यहाँ पर स्क्वायर बाहर निकलेगा। फिर से करें, यहाँ पर स्क्वायर बाहर निकल देगा, तो यहाँ पर ऊपर में हमारे पास एक बचेगा, यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर में एक बचेगा। यहाँ पर एक का और एक ही होता है और बट्टे में रूट 3 का और एक ही होता है। कैसे होता है आप खुद सोच लेना। प्लस देखो यहाँ पर दूसरे में एक का वर्ग, एक बट्टा में ये 2 वर्गमूल 3 का वर्ग 4 तिया 12 होता है। 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3, तो 4 तिया 12 होगा। ये भी आप खुद सोच लेना, मतलब ब्रैकेट में ऐसा मिलेगा, इक्वल ये 770 है। आगे धार तब यहाँ पर देखो ये पाई स्क्वायर है। आगे यहाँ पर हमें ये एडिशन करते, उसके लिए यहाँ पर ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमें बट्टा समान करना है, ये डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, इसलिए यहाँ 3 चौके 12 12 हो जाएगा, तो ऊपर में अभी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 4 एकम ऊपर में 4 होगा और ये 5 होगा, मतलब यहाँ 5 बाय हमें 12 मिलेगा। पीछे पर ये 1/3 प्लस 1/12 इक्वल 5/12 होगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये 1/3 प्लस
1/12 इक्वल बराबर 5/12 होगा। इसका हल ये निकले क्या? और इधर ये 770 है। तो आगे 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 therefore देखो यहाँ पर ये जो पाई होता है इसका लगभग मूल्य अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है। 22/7। यहाँ देखो देखो हमें स्क्वायर निकालना है, हमें स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे स्क्वायर बराबर इक्वल देखो 770 का 770। आगे देखो ये 5/12 जैसे इधर आएगा उलट जाएगा, मतलब ये इंटू 12/5 हो जाएगा। 5/12 इधर 12/5 होगा। और लास्ट में ये 22/7 इधर आएगा तो ये भी पलट जाएगा, ये 7/22 हो जाएगा। 22/7 इधर 7/22 होगा, मतलब स्क्वायर के बराबर में ऐसा प्राप्त होगा, ऐसे मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा मिलेगा। तो हमें इसको हल करना, राइट हैंड साइड को हल करना। यहाँ पर देखो यहाँ देखो यहाँ देखो समझ देखो, यहाँ पर हम ये 22 को 11 इंटू 2 ऐसे फिर से ये 22 को हम 11 गुना 2 ऐसे सिमिलरली ये 77 को हम 11 इंटू 7 ऐसे ध्यान। यहाँ पर इसी के साथ 11 11 गया। आगे 2 संख्या 12 होता है। आगे यहाँ पर हमारे पास 70 है, तो ये 70 में 5 है, देखो 14 बार में भाग लगता है। देखो ये 70 में 5 है, 14 बार में मतलब 14 टाइम्स में डिवाइड होगा, मतलब 14 पंचे 70 होगा। मतलब ये 70 भी यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा और ये 5 भी गया, यानी कि हमारे पास 14 बचा, आगे 6 बचा, 7 बचा, यानी ये स्क्वायर बराबर यहाँ पर ये 14 गुना 6 गुना ये 7 है। 14 इंटू 6 इंटू 7 है, 14 इंटू 6 इंटू 7। अब इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है, यथावत रखना है। इसका रीजन आपको आगे चल के खुद पता चल जाएगा, इसका रीजन आपको आगे चल के खुद से पता चलेगा। यहाँ पे आगे देखो हमें निकालना है, हमें निकालना है देखो ये ट्राइंगल का एरिया, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 स्क्वायर, √3/4 स्क्वायर मतलब भुजा का साइड का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, इसलिए इसको हल करना नहीं था। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देना है। यहाँ पर स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग ये ही है, यानी ये इसके साथ √3/4 गुणा ये भुजा लिए गया। तो इसको हमें हल करना है, √3/4 गुणा ये पूरे को हमें हल करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो 4, देखो ये 4 को हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। आगे ये 14 को हम 7 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। आगे दूसरा ये 6 को हम 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 भी गया। तो इसी के साथ 2 2 गया, 2 2 गया। तो हमारे क्या बचा? हमारे पास बचा ऊपर में वर्गमूल 3, दूसरा यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 था ही। तो आगे यहाँ पर 7 सत्ते 49, देखो 7 सत्ते 49 होगा, 7 सत्ते 49 होगा और 49 तिया देखो 3 भी है, 49 तिया 49 इंटू 3 147 होता है।
147 होता है और ये रूठी का रूठी है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बीच में मल्टीप्लाई हम लिखते ही नहीं, मतलब लास्ट में हमें ये 147 वर्गमूल 3 मिलेगा, 147√3 मिलेगा। और ये क्या है, एरिया है, यहाँ पर पीछे में यूनिट स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर का वर्ग लगेगा। यानी देखो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया 147 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग यानी 147√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।